मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे ही रैंडमली एक टीवी शूट के लिए अपना ऑडिशन क्लिप भेजा था और अभी मुझे उसी प्रोडक्शन हाउस में से मेल आया है और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ और अब मैं एक टीवी शो की हीरोइन बनूंगी। ये मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब तुम्हें शूट पर अब रोजाना जाना होगा? हाँ अनुराग, मैं बहुत 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 खुश हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तभी वहां पर वसुंधरा आती है। नहीं मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या, जो तू रोजाना दिन भर बाहर शूट पर जाया करेगी? वही तो। अरे घर का और बाहर का काम तुम नहीं संभाल पाओगी बहू। पापा जी और माँ जी, आप तो ने चिंता मत कीजिए। मेरी तरह ऐसी कई औरतें हैं जो अपना जॉब और अपना काम दोनों अच्छे से संभाल लेती हैं। ठीक उसी तरह मैं भी घर और बाहर दोनों जगह का काम अच्छे से संभालूंगी और आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मीरा के कहने से सब चुप हो जाते हैं, लेकिन घर वालों का स्वभाव थोड़ा बदल सा जाता है और ये बड़ी खबर सुनकर उपेंद्र और रजनी भी बेहद खुश होते हैं। फिर शूटिंग शुरू होने के एक दिन पहले मीरा घर में नौकरानी गंगू को लेकर आती है। ये गंगू है, कल से यही काम पर आएगी। 12 घंटे जब मैं शूट पर जाऊंगी तब ये सारे काम करेगी और फिर मैं जब वापस आ जाऊंगी तभी बचे हुए काम मैं कर लूंगी। क्या? नहीं बाबा नहीं, मैं अपने घर में किसी भी प्रकार की नौकरानी को नहीं रखूंगी। अरे इन नौकरानियों का कोई भरोसा नहीं होता। आपकी चिंता जायज है माँ जी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, ये मेरे दोस्त के घर पर भी काम करती हैं, वो भी कई सालों से। इसीलिए आप इस पर पूरा विश्वास कर सकती हो। झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक सारे काम ये बखूबी कर लेती हैं। लेकिन मीरा, हम इसे पगार कैसे देंगे? बेवजह हमारा बजट मत बढ़ाओ। डोंट वरी अनुराग, इसकी पगार के पैसे मैं दे दूंगी, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मैं एड शूट थोड़ी ना करने वाली हूँ, मैं तो अब टीवी शो करने वाली हूँ, जिस कारण मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर गंगू रोजाना काम पर आती है, लेकिन वसुंधरा को उसका काम पसंद ही नहीं आता। अरे ओ बेल बुद्धि, तूने पूरे घर में पोछा मारा, लेकिन मंदिर के सामने की फर्श पर पोछा मारना भूल गई तुम। अरे किस धुन की में रहती है तू? देखो मैडम, जरा कम आवाज में बात करो ना। एक तो पहले ही आपका आवाज किसी फटे हुए ढोल की तरह है। ऐसे में जब आप ऐसे चिल्ला रही हो तब से मेरे कान का दर्द शुरू हो गया है। अरे गंगू की बच्ची, अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। मैं तेरी मालकिन हूँ और अपनी मालकिन से कोई इस तरह से बात करता है क्या? उतने में वहां पर शूट से लौटी हुई मीरा आती है। अरे माँ जी, आप गंगू से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? एक नौकरानी होने से पहले ये भी हमारी तरह एक इंसान है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबको एक बराबर इज्जत देनी चाहिए। अब तू मुझे भाषण मत दे। तुझे पता भी है क्या कि इसने क्या किया है? हाँ जानती हूँ माँ जी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। अब हो गई उससे गलती। इतने सारे कामों के बीच में वो बेचारी मंदिर के सामने वाली फर्श साफ करना भूल गई होगी। अब वो मशीन थोड़ी ना है। छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है ना, मुझसे भी होती थी जब मैं पूरा दिन घर पर काम किया करती थी। देख मीरा, मैं इस बार इसे बख्श रही हूँ, लेकिन आइंदा से फिर से अगर इसने ऐसी कोई भी भूल की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा और फिर इसे निकालना होगा और तुझे ही घर पर रुकना होगा। इसलिए तू इसे अपनी भाषा में समझा कर रख दे और हाँ, इसे अपनी जबान पर काबू रखने के लिए बोल। इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे साथ उल्टा बात करने की। इतना कहकर वसुंधरा वहां से चली जाती है। अब मीरा का शो टीवी पर हर रोज आने लगता है और जब वो टीवी पर अपना शो लगाती है तभी देखो ना अनुराग, कैसी लग रही हूँ मैं। इस सीरियल में मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ और मेरा को स्टार कौन है पता है? नीरज ओबरॉय, जिसने आज तक कोई भी शो किया है। वो एकदम टॉप का बन चुका है। अरे वाह,
ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब चैनल चेंज करो यार, पापा और मुझे मैच देखनी है। लेकिन अनुराग, अरे देख लिया ना, अब और कितना देखना है तेरा सीरियल? आज की मैच बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा बहू, जा जाकर सबके लिए फालूदा बना कर ला। मैच देखते देखते इन दोनों को भी फालूदा खाने का मजा आएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीरा के टीवी पर आने की बात से घर में कोई भी इतना खुश नहीं लग रहा था, जिस कारण मीरा को काफी बुरा लगता है। फिर वो रसोई में जाकर फालूदा बनाने लगती है, लेकिन उतने में उसे रजनी का वीडियो कॉल आता है। क्या बात है मम्मी डैडी, आप दोनों मेरा शो देख रहे हो? हाँ बेटा, बहुत खूब, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। अरे आज तक तो हम बस तुम्हें एड्स में ही देखते थे, लेकिन आज तुम एक टीवी शो की हीरोइन हो और ये देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जीती रहो बेटा, खूब प्रगति करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, जैसे तुमने आज कर दिया है। थैंक यू सो मच डैडी। यहाँ मम्मी डैडी मेरा शो देखकर कितने खुश हुए जा रहे हैं और यहाँ पर सबका बर्ताव एकदम अजीब सा हो चुका है। फिर अगली सुबह पड़ोसन विमला आकर मीरा की खूब तारीफ करती है। अरे मीरा बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू टीवी शो में आ रही है। चल, अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर दे, ताकि मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाकर चला सकूं कि ये रिश्ता है प्यार का। इस सीरियल की हीरोइन मेरे पड़ोस में रहती है। ठीक है विमला काकी, और एक ही सेल्फी क्यों लेंगी भला? खूब सारी लीजिए, जब तक आपका मन नहीं भर जाता। क्या सच में बेटा? हाँ काकी। फिर मीरा विमला के साथ ढेरों सेल्फीज लेती है और ये सब देखकर उसके ससुराल वालों को बहुत जलन होने लगती है। विमला काकी, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मेरा टीवी शो हर रोज देखते रहिए। और हाँ, अपनी सारी सहेलियों को भी देखने के लिए कहिए। अरे बिल्कुल, मैं सबको बताऊंगी और घर में भी हम सब देखेंगे और तेरे टीवी शो को नंबर 1 बनाकर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच काकी। तभी वहां पर वसुंधरा आती है। क्या रे विमला, हो गई ना तेरी नौटंकी? अब जा यहाँ से। क्या बात है वसुंधरा, तेरी बहू का नया टीवी सीरियल आया है तो तुझे तो मुझसे भी ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन तेरे चेहरे पर तो सुबह के 9 बजे ही 12 बज चुके हैं। अरे अपनी बहू की प्रगति तुझसे हजम नहीं होती क्या? अरे हाँ, अब समझी, इस घर में इतना कोई भी नहीं कमाता है जितना कि ये मीरा कमा रही है, और इसीलिए तुझे इतनी जलन हो रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? विमला की बातों से वसुंधरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तूने मुझे चाटा मारा? तेरी हिम्मत कैसी हुई वसुंधरा? अभी तो सिर्फ मैंने एक चाटा मारा है, लेकिन अगर तूने और बकवास की तो और चाटे मारूंगी मैं तुझे, और चाटे मार मार कर तेरे गाल लाल पीले कर दूंगी। बस कीजिए माँ जी, जाने दीजिए ना इन्हें। और विमला काकी, आपको भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ससुराल वाले मेरी प्रगति से बहुत खुश हैं। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत था काकी। नहीं मीरा, तू नहीं समझेगी इन्हें, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ए विमला, चुपचाप निकलती है या धक्के मारकर निकालो तुझे? विमला आंखें दिखाती हुए वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बहू, ना तो तुम टीवी में काम करती और ना ही ये सब होता। अरे हमारे यहाँ पर पत्नी अपने पति से एक कदम पीछे ही रहती है, लेकिन नहीं, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम ज्यादा पैसे कमाकर हम सबको नीचा दिखा सको। सही कहा ना मैंने? नहीं पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज पापा जी, मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। नहीं मीरा, अरे झूठी हो तुम हम सबसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और अगर करती ना तो तुम अपने काम से पहले अपने ससुराल को महत्व देती
और अपने ससुराल वालों के कहने पर अपना काम धाम सब छोड़ देती तुम। लेकिन अब तो तुम्हें उन सब में बहुत मजा आ रहा है। वो शानो शौकत तुम्हें अच्छा लगने लगा है। नहीं अनुराग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मेरा सपना है कि एक दिन मैं फिल्म की एक्ट्रेस भी बनूं। लेकिन वो बस मेरा काम है और मेरे लिए तो आप सभी लोग महत्वपूर्ण हो। और मैं तो ये सब अपने मम्मी डैडी को संभालने के लिए भी कर रही हूँ। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अरे तो इतने सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन हमें कम और अपने मम्मी डैडी को ही ज्यादा पैसे देती हैं। अरे हम भी तेरे पैसों की कोई भूखे नहीं हैं। लेकिन मैं बस तुझे बता रही हूँ कि तू कितनी दोगली और झूठी औरत है। नहीं माँ जी, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मैंने इस घर में और उस घर में कभी कोई फर्क नहीं किया और आपने ये बात कहकर मुझे तो एकदम पल में पराया कर दिया। वहां पर मेरे मम्मी डैडी को संभालने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे पैसे कमाकर उन्हें संभालना ही होगा। जैसे यहाँ पर एक बहू होने के नाते इस घर के सारे काम करना मेरा कर्तव्य है, ठीक वैसे ही एक बेटी होने के नाते वहां पर भी उन दोनों की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। वो जो भी हो, अगर तुझे मेरी बातें कड़वी लगती है तो लगने दे। वैसे भी सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। आए दिन घर वाले मीरा को ताने कसते रहते हैं, जिससे उसकी हिम्मत टूटती रहती है। पर वो हिम्मत जुटाकर अपने काम की तरफ ध्यान दिया करती है। ऐसे ही एक रोज, सुनो ना अनुराग, इस महीने की गंगू की पगार तुम दे सकते हो क्या? क्या? लेकिन क्यों मीरा? तुमने ही उस दिन कहा था ना कि गंगू की पगार हर महीने तुम ही दिया करोगी। फिर अचानक से तुम उसकी पगार की टेंशन मुझे क्यों दे रही हो? आई एम रियली सॉरी अनुराग, लेकिन इस महीने मुझे डैडी का आगे का इलाज कराना है। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बाद फिर एक बार सर्जरी होगी और शायद से इसके बाद उनके पैर ठीक हो जाएंगे और उसमें ही ढेर सारा पैसा लगेगा। देखो, मैं तुमसे डैडी की सर्जरी के लिए कोई पैसे नहीं मांग रही, बस इस बार के लिए गंगू की पगार संभाल लो, बस यही चाहती हूँ मैं। नहीं, गंगू को इस घर में तू अपनी जिम्मेदारी पर लाई है और अब जब तू मुश्किल में है तो तू सारा टेंशन मेरे बेटे के ऊपर डाल रही है। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। और अनुराग बेटा, तू उस गंगू की पगार बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आपकी बात भी सही है। अगर ये जिम्मेदारी मैंने ली है तो मुझे किसी की भी कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। जाने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद में गंगू खुद मीरा के पास आती है और वो उसे कहती है, मैडम, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को 1 महीने के पैसे नहीं देगी तब भी चलेगा मेरे को, लेकिन आप अपने डैडी का इलाज अच्छे से करवाओ। आप बहुत ही अच्छी इंसान हो मैडम। एक बड़े पैमाने पर काम करने के बावजूद भी ये लोग आपको इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत ही इज्जत है, इसलिए आप टेंशन मत लो मैडम। थैंक यू सो मच गंगू। मीरा भावुक होकर गंगू के गले लगती है। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा टीवी पर मीरा को उसके को एक्टर के साथ रोमांटिक सीन करते हुए देखती है और वो फौरन उसे सेट से घर पर बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुला लिया? मैं वहां पर आधी शूटिंग छोड़कर आई हूँ। अरे आप तो यहाँ पर एकदम ठीक लग रही हो, तो फिर क्यों बुलाया आपने मुझे? क्या हुआ है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम इतनी घटिया हरकत करती हो। घटिया हरकत? कैसी घटिया हरकत अनुराग? बेशरम कही की। अरे तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। आप सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो केवल एक टीवी शो है। अब मैं हकीकत में थोड़ी ना किसी के साथ रोमांस कर रही हूँ। और उस सीन में भी मैं अपने को एक्टर के साथ में रोमांटिक डेट पर जाकर डांस ही कर रही थी। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए, मैं भी अपनी मर्यादा जानती हूँ
और इसीलिए मेरे मम्मी डैडी भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अरे चुप रहो, तुम्हारी मम्मी डैडी को जरा भी अकल नहीं है। पता नहीं अपनी बेटी को इस तरह किसी गैर मर्द के साथ रोमांस करते हुए देखकर उन्हें कैसे अच्छा लगता है। अरे लगेगा भी क्यों नहीं, अब वो सारे पैसे उन्हें ही तो देती है, इसलिए उन्हें सब अच्छा लगता है। प्लीज माँ जी, जो भी बोलना है मुझे बोलिए। मेरे मम्मी डैडी के लिए ये सब बोलना बहुत गलत है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तो ये तय हो चुका है कि तू अब से एक्टिंग बिल्कुल नहीं करेगी और अब से तू केवल घर पर ही रहेगी। बाकी हमें और कुछ भी नहीं सुनना। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये सब क्या है विकास? ये तो वो डिजाइन है ही नहीं जो मैंने सिलेक्ट किया था। आखिर पेंटर को ये डिजाइन किसने दिया है, या फिर उन्होंने अपने मन से ही काम किया है? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। अरे रुक जा बहू, तू इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ माँ जी? हमारा कमरा सजाने का मेरा कितना मन था और उसके लिए मैंने कितने अच्छे अच्छे डिजाइन भी पसंद किए थे, और अब देखिए पेंटर ने ये क्या किया है मेरे कमरे के साथ। तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगी तो क्या करूंगी? अरे बहू, पेंटर ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। अरे ये डिजाइन तो मैंने और चारू ने पसंद किया है। वो दरअसल हम दोनों को तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं लगा, और जबकि तूने वो डिजाइन इतनी मेहनत से पसंद किया था तो तुझे दोबारा परेशान करना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमें जो अच्छा लगा हमने वही करवा दिया। और भाभी, ये डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार अच्छे से देख लो आप। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से करवा भी रहे थे तो कम से कम एक बार तो मुझे बता दिया होता ना। और वैसे भी ये कमरा मेरा और विकास का है, तो यहाँ पर सब हमारी ही पसंद से होना चाहिए ना। अरे माना कि कमरा तुम्हारा है, लेकिन घर तो हम सबका ही है ना। और मैंने विकास को पहले ही बता दिया था। तब विकास ने ही कहा कि जैसा हमें ठीक लगे हम वैसा कर सकते हैं। हाँ पूजा, और एक रूम की ही तो बात थी, तो तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और सच कहो, माँ की पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, जब आप लोगों ने अपनी पसंद से कर ही लिया है तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। पूजा को अपने ससुराल वालों की बार बार दखलंदाजी पसंद नहीं आती, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अरे माँ जी, चारू, कहाँ पर हो आप? जल्दी आओ ना यहाँ पर। पूजा की आवाज से सभी लोग हॉल में आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्यों भी इतना चिल्ला रही है तू? देखिए माँ जी, आज मैं और विकास मूवी डेट के लिए जा रहे हैं। अरे वाह भाभी, तो हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे नहीं नहीं, इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आज मैं और विकास ही जा रहे हैं, और हम सब मिलकर किसी और दिन जाएंगे। लेकिन अगर आज हम दोनों चले गए तो इससे आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं बहू, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर तुम दोनों बाहर घूमने जाओगे तो उससे तो हमें अच्छा ही लगेगा। और हाँ, घर की चिंता मत करना और खूब एंजॉय करना। हाँ भाभी, आज मैं आपको तैयार करूंगी, वो भी एकदम सुंदर। आपके लिए ड्रेस भी मैं ही निकालूंगी। ठीक है चारू? फिर शाम के समय विकास और चारू दोनों तैयार हो जाते हैं। वाह भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं मेरी ही आपको नजर ना लग जाए। शुक्रिया चारू। वैसे मैंने तुम्हारा और माँ जी का खाना बना दिया है, तो आप दोनों खा लेना। तुम दोनों तैयार भी हो गई क्या? हाँ माँ जी, अच्छे लग रहे हैं ना हम? हाँ बहू, तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे माफ करना, वो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि आज तुम दोनों बाहर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन माँ, अचानक से आप मना क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, सुबह तो आपने ही कहा था ना कि आपको हमारे जाने से कोई परेशानी नहीं है, फिर अब आप अचानक से मना क्यों कर रही हो? प्लीज माँ जी,
मना मत करो ना। इतने दिनों से हम बाहर कहीं नहीं गए हैं, इसीलिए आज मेरा बहुत मन है। मुझे पता है बहू कि तुम दोनों को बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, और सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे मना करने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। आज ग्रहण है, और ग्रहण में ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, और आज के दिन तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। अब ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था ना माची। और वैसे भी आप इन सब में कहाँ मानती हो। हाँ, माना कि मैं इन सब में नहीं मानती, लेकिन अपने बच्चों की चिंता तो होती ही है ना। और मैं कहाँ तुम दोनों का बुरा चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो, सुखी रहो। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। और वैसे भी आप कहाँ भागी जा रही हो, भैया भी तो यहीं पर है। तो ये प्लान किसी और दिन बना लो ना। हाँ पूजा, हम कभी और चलेंगे। अगर माँ को हमारे बाहर जाने से इतना डर लग रहा है तो आज तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर कभी चलेंगे। हाँ बहू, किसी और दिन चले जाना। उस दिन भी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज इस बार मेरी बात मान ले। ठीक है माँ जी, अगर आप सब लोग यही चाहते हो कि हम कहीं बाहर ना जाएं, तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे। घर वालों की बार बार दखल अंदाजी के कारण पूजा को विकास के साथ समय ही नहीं मिलता, जिस कारण वो काफी परेशान रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है बेटी, शादी के बाद तो जैसे तू अपनी माँ को भूल ही गई है। आज कितने दिनों बाद तूने फोन किया है, क्या बात है? आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे क्या माँ, आप भी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं आपको याद ही नहीं करती। अच्छा बाबा ठीक है, अब बोल, तेरी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लेकिन तू सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं माँ, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हमारे पास ही होते हैं। विकास और मुझे अकेले में समय मिलता ही नहीं है। देखिए, मुझे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पति और पत्नी को थोड़ा समय तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, तो तू इसमें इतना निराश क्यों हो रही है? देख बेटा, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, तनाव होता रहता है, लेकिन तू अपना दिल छोटा मत कर। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर अब मैं क्या करूँ माँ? अगर मैं अपनी बात साफ साफ कह दूँ तो उन लोगों को बुरा न लग जाए। अरे अब तेरी सास और ननद को पता ही होगा ना कि एक पति पत्नी को थोड़ा समय देना चाहिए, तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी का तो पता नहीं माँ, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है मैं तो बस वही आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तू थोड़ा शांत हो जा और सोच समझ कर कोई भी फैसला ले। और क्या पता कि ये बात तुझे ही गलत लग रही हो, इसीलिए तू थोड़ा इस पर विचार कर। और अगर वापस तुझे यही लगे तो ये बात तू तेरे पति से करना, शायद वो तेरी बात अच्छे से समझ जाए। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो, मुझे अब उससे ही बात करनी चाहिए। पूजा को अपनी माँ से बात करके अब अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, वो मेरी बहन है ना, उसकी बहू के गोद भराई का फंक्शन है, तो उसने हम सबको बुलाया है। विकास को तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम तीनों ही चलेंगे। नहीं माँ जी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आप तो नहीं चले जाओ ना, वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे आपकी तबीयत को क्या हुआ भाभी, और आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक काम करो माँ, आप ही चली जाओ, मैं भाभी के साथ यहीं पर रुक जाती हूँ। अरे नहीं चारू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन माँ जी अगर अकेली जाएगी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए आप भी उनके साथ चले जाओ।
अब चारू भी शोभा के साथ फंक्शन में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ जो चारू भी माँ जी के साथ चली गई। आज तो मैं कुछ रोमांटिक प्लान करती हूँ। और भगवान जी, मुझे माफ करना कि मैंने झूठ बोला, लेकिन इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलता। पूजा पूरे घर को सजाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती है। और जब पूजा दरवाजा खोलती है, तभी आप दोनों, अरे ये सब क्या है बहू? तूने तो कहा था कि तेरी तबीयत खराब है, और यहाँ पे तो तूने पूरा घर सजाया है, बाहर से भी खाना मंगवाया है। अरे हमें तो तेरी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं तो बस विकास के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था भाभी। अरे थोड़ा समय क्या, आप तो भैया के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली हो। लेकिन अगर आप हमारे साथ फंक्शन में चली आती तो क्या बिगड़ जाता आपका? बस एक दिन की तो बात थी। पूजा के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, और इन सब हरकतों की वजह से पूजा अब काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये देख भारती, ये रही मेरी बहू की एल्बम, और वो क्या कहते हैं, हाँ, प्री वेडिंग शूट, उसी के फोटोज है ये। हाय हाय, अरे इसमें तो ये दोनों कैसे चिपक के खड़े हैं। अपनी पसंद से शादी हुई है क्या? अरे इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये शादी माँ बाप की पसंद से हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये एल्बम तो आज के जमाने का है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर पूजा आ जाती है, और ये सब देखकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये क्या है माँ जी, आप बस शादी की एल्बम दिखाती तो ठीक होता, लेकिन ये प्री वेडिंग शूट के फोटोज दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये एल्बम सिर्फ लड़की और लड़के के लिए होती है। अरे थोड़ा तो प्राइवेसी को समझिए। अरे क्या तू भी बहू, हम तुझसे बड़े हैं, और जो तुम अब करते हो वो सब हम कर चुके हैं। अब हमसे क्या छुपाना, और नहीं तो क्या। अरे अब तू हमसे शर्मा रही है, लेकिन उस कैमरे वाले भैया के आगे तुम दोनों तो सामने ही खड़े थे, तो अब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई क्या, जो अब इतना शर्मा रही हो? पूजा को पड़ोसियों की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब पूजा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। फिर एक दिन, ये क्या है पूजा, चारू मुझसे बात कर रही थी और तुम मुझे सीधा कमरे में लेकर आ गई। अरे उसे कैसा लगा होगा, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं क्या? अरे किसे कैसा लगा होगा ये सब मुझे बातें नहीं करनी है। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लगता है। देखिए विकास, आपका परिवार बहुत अच्छा है, और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके परिवार वाले बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं? तो ये लोग हमें समय देने की बजाय बार बार हमारी प्राइवेसी को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो पूजा? सब इतने अच्छे से तो रह रहे हैं। मुझे जहां तक पता है तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, हम दोनों पति पत्नी हैं, और अगर हमें कहीं जाना हो तो माँ जी किसी कारण से हमें मना कर देती है। हम तो घर पर भी कोई प्लान नहीं बना पाते, और रात में जब हम कमरे में होते हैं तभी बार बार हमें कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है। तुम्हें ये सब ठीक लगता है क्या? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। अरे आज तक तुम प्लान बनाया करती थी, लेकिन आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि हम दोनों अकेले में थोड़ा समय बिता पाए। चलो अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ गए। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर मैं ही तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भला? अब विकास भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पूजा और विकास एक बड़ी होटल में जाते हैं, तभी, अरे पूजा,
तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मुझे पता था कि आप भूल जाओगे और इसीलिए मैंने प्लान बना लिया। आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, तो इतने खास दिन को तो मनाना बनता ही है ना। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे पहले ही घर पर झूठ बोलने के लिए कह दिया। अब घर पर किसी को कोई शक नहीं होगा। थोड़ी ही देर में केक भी आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचा है। वाह पूजा, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल सकती हो? फिर थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और अब पूजा और विकास केक काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर चारू अपनी सहेली के साथ आ जाती है। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी भैया भाभी। आपको क्या लगा, अगर आप हमें कुछ बताओगे नहीं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? वैसे माँ भी आ रही है, रास्ते में ही होगी वो। क्या माँ जी भी आ रही है? ओह गॉड, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिथिला और चंदन घर पर पहुंचते हैं और तभी अच्छा हुआ जो आ गए आप दोनों। अब अपने लाडले बेटे के कारनामे देखिए। पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन उसने तो अभी तक दरवाजा भी नहीं खोला। तू रुक जा बहू, मैं देखती हूँ। गर्भ बेटा, ए गर्भ बेटा, दरवाजा खोल दे। बेटा, दरवाजा खोल बेटा। तभी गर्भ तुरंत दरवाजा खोल देता है। वाह देवर जी वाह, अरे कितनी देर से मैं घंटी बजा रही थी और आपको आवाज भी लगा रही थी, तो आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और जब माँ जी आ गई तो बराबर से दरवाजा खोल दिया। देखिए माँ जी पापा जी, मेरा शक सही था। पड़ोसन ने कहा था कि लड़की गई है घर के अंदर। अब देखो, बानी ही थी वो लड़की। ये आप क्या कह रही हो भाभी? हम दोनों तो कब से घर पर ही है और साथ मिलकर एक मूवी देख रहे हैं। और अगर आपने कोई घंटी बजाई होती तो हमें आवाज तो सुनाई देती ना। हाँ भाभी, अगर हमें आवाज आ जाती तो हम दरवाजा जरूर खोल देते, लेकिन हमें तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। चुप रहो तुम दोनों और झूठ बोलना बंद करो। जरूर अंदर बैठकर रोमांस चल रहा होगा इन दोनों का, इसीलिए मेरी आवाज सुनकर भी इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं भाभी, अब आप मुझसे बड़ी हो, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बात का फायदा उठा और जो मन में आए वो बोलती जाओ। गर्ग बिल्कुल सही कह रहा है भाभी, हम वैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं जैसा आप हमें समझ रही हो। और आइंदा से प्लीज ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे हमारे रिश्ते पर सवाल उठे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी कि ये आप ही की चाल है, मुझे और बानी को माँ और पापा की नजरों में बुरा साबित करने के लिए, क्योंकि आपसे किसी की खुशी कभी बर्दाश्त हो सकती है क्या भला? क्या? चलो बस, अब बहुत हुआ, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन पापा जी। अनुष्का, मैंने कहा ना एक बार। अनुष्का अब चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आपने देवर जी और उस बानी को डांटा क्यों नहीं? वो दोनों मुझे कितना बोल रहे थे। मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है, वाकई में वो दोनों अंदर थे और घंटी की आवाज सुनकर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन दोनों की बातों में मत आना माँ जी, और खास करके उस बानी की बातों में। बस कर अनुष्का, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और वो इतना घटिया इंसान है ही नहीं, और ना ही उसकी दोस्त है। इसीलिए तू अपनी घटिया बातों से मुझे भड़काना बंद कर दे और जरा अपने बचे हुए कामों पर ध्यान दे। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और अनुष्का को मिथिला पर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि इस बुढ़िया की हड्डी पसली एक करके इसे पंखे से उल्टा लटका दूं। नालायक कहेगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ बानी का गर्व के घर आना जाना बढ़ने ही लगता है। फिर एक दिन अचानक से चंदन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हे भगवान,
ना जाने किसकी नजर लग गई है। चंदन जी ठीक तो हो जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, अब आपकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ही यहीं पर रुक जाती हूँ। लेकिन बहू, तू अगर यहाँ पर रुक गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? रजत को तो दुकान पर जाना होता है रोज, और चंदन जी के लिए खाना तो घर से ही लाना होगा ना। उन सब की चिंता आप मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना। और अनुष्का भाभी, आप माँ जी के साथ ही रुकिए, कोई बात नहीं। मैं रुकती हूँ घर पर। मेरी जॉब को वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी और टाइम टू टाइम नाश्ता और खाना पीना सब लेकर आऊंगी। लेकिन बानी बेटा, तुझे इतनी दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? अनुष्का है ना। ओफो माँ जी, अब जब बानी इतना बोल रही है तो करने दीजिए ना उसे। और अगर मैं घर पर रुक गई तो आपका यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा? हाँ आंटी, भाभी सही कह रही है। इस तरह से अगले 2 से 3 दिनों तक बानी गर्भ के घर पर ही रुकती है और भरपूर काम करती है। फिर ठीक होने के बाद जब चंदन को ये सब पता चलता है तभी। धन्यवाद बानी बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अरे अंकल, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है? आप भी तो मेरे पिता समान हो। लेकिन अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। बानी की हर कोई तारीफ करता है और ये देखकर अनुष्का को जलन होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, वाह बानी बेटा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सच में आंटी? थैंक यू। वेलकम बेटा। हाँ, इसमें ऐसा क्या है माँ जी? अरे ऐसे ड्रेस तो कल ही देखे थे मैंने चोर बाजार में। वहां पर तो ये 50 रुपए में मिल रहे थे, और ये जरूर वही का ही माल पहना है इसने। क्या अभी भाभी, सच में कुछ भी बोलती हो। चोर बाजार में इस ड्रेस की फर्स्ट कॉपी बेच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये ड्रेस पूरे 2000 रुपए का है और एकदम ब्रांडेड है ये। क्या? इतना महंगा? हाँ भाभी, अब मैं थोड़ी ना आपकी तरह घर पर बैठी हुई हूँ। मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ, तो अपने लिए इतना खर्चा तो कर ही सकती हूँ ना। और मुझे तो महंगे कपड़े ही पसंद आते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं। वरना सस्ते कपड़े तो 1-2 बार की धुलाई में ही खराब हो जाते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बानी बेटा, ऐसी ही रहो, बहुत बढ़िया है। जी आंटी। बानी के इस जवाब को सुनकर अनुष्का की तो बोलती ही बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन अनुष्का मिथिला की अलमारी से कुछ पैसे ले लेती है। मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। घर वाले या रजत तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देते, इसीलिए अब मुझे चुपके से ही लेने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि ये वही पैसे हैं जो मोहल्ले की औरतों ने माँ जी को दिए हैं, क्योंकि वो सब ट्रिप पर जो जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे गायब होने पर सभी माँ जी पर बहुत चिल्लाएंगे। जाने दो, उस बुढ़िया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगले दिन जब मिथिला को पता चलते ही कि पैसे गायब हो गए हैं, तब वो बहुत घबरा जाती है और वो ये बात मोहल्ले की औरतों को बता देती है। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या मिथिला? ऐसे कैसे गायब हो गए सारे पैसे? अरे हम सब औरतों ने तुझ पर भरोसा कर कर तुझे पैसे दिए थे, और मुझे तो ऐसे लगता है कि तू झूठ बोल रही है। जरूर तूने ही हमारे पैसे खाए हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, तू चोरनी है मिथिला। ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं। सच में पैसे गायब हो चुके हैं। मैंने तो घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। अरे क्या माँ जी, आप भी इतनी बड़ी होकर भी आप इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? अगर आपको जिम्मेदारी निभाने नहीं आती तो उसे लेती ही क्यों हो? तभी उनकी ये सारी बातें बानी सुन लेती है। अरे भाभी, आप आंटी को ये सब क्यों बोल रही हो? अरे आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए
कि आंटी कितनी समझदार और ईमानदार है, और फिर भी आप आंटी की साइड से बोलने की जगह दूसरों की साइड से बोल रही हो। ओ बानी महारानी, तुम हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगी भाभी, क्योंकि मैं अपनी आंटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मिथिला आंटी जिम्मेदार है, इसीलिए आप लोगों ने इनके पास ट्रिप के पैसे दिए थे, और अब जब पैसे अचानक से गायब हो गए हैं, तो इसमें मिथिला आंटी की क्या गलती है? उनकी जगह पर आप भी तो हो सकती थी ना। ए लड़की, हमें सुनाने वाली तू कौन होती है? ज्यादा सयानी मत बन। और नहीं तो क्या, मिथिला ने गलती की है तो उसे तो गालियां खानी ही पड़ेगी। छी, अरे लानत है आप जैसे लोगों पर। आप सबको पैसे ही चाहिए ना। बताइए, कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? हम 5 औरतें हैं और सबने 1,000 रुपए दिए हैं, तो सब मिलाकर 5,000 रुपए हुए। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के पैसे, और चलते बनिए यहाँ से। ये सब क्या है बानी बेटा? कोई बात नहीं आंटी, आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी अपनी हूँ। वो तो है बेटा, लेकिन तुझे इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं दे देती ना उन्हें। ये तो तेरी मेहनत के पैसे हैं, और इन्हें देकर तूने सही नहीं किया बेटा। ऐसा नहीं है आंटी, मैंने बिल्कुल सही किया है। वो लोग आपको सुनाए जा रहे थे, और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। बानी का प्यार देखकर मिथिला भावुक हो जाती है। फिर बाद में, देखा तूने अनुष्का, तू तो मेरी बहू होकर भी मेरी बुराई कर रही थी, लेकिन बानी ने ना सिर्फ मेरी साइड लेकर उन औरतों को चुप किया, बल्कि अपना दिल बड़ा रखकर उसने वो सारे पैसे भी दे दिए। बस बस माँ जी, आप नहीं जानती वो बानी किस खेत की मूली है। अरे ये लड़कियां ऐसी ही होती है, जबान से तो मीठी होती है, लेकिन मन की एकदम कड़वी। और वक्त के साथ साथ आपको ये बात तो समझ आ ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, बानी जैसी तो कोई नहीं है। अनुष्का मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, बानी, मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर वालों को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हाँ गर्व, तुम सही कह रहे हो। अब उनसे ये बात छुपाना सही नहीं होगा, और खास करके तुम्हारे घर वालों से। फिर बानी और गर्व अपने अपने घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देते हैं, और तभी माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे प्यार ही तो किया है, थोड़ी ना कोई चोरी की है। तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे हम पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों बस अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि अच्छे प्रेमी हो। क्या? हाँ, और हम दोनों को तुम्हारे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। उल्टा हम दोनों तो दुनिया के सबसे भाग्यवान सास ससुर होंगे, जिन्हें बानी जैसी बहू मिलेगी। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप और अंकल मान गए हो। हाँ बानी, मुझे भी, वरना तो मैं सोच ही रहा था कि कहीं पापा गुस्सा होकर मेरी चप्पल से कुटाई ना कर दे। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं तब करता जब बानी कोई गलत हरकत करती, लेकिन तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं, और तुम दोनों का प्यार भी काफी पवित्र और संस्कारों वाला है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हो, इतना समझ कर लेते हो, एक दूसरे के परिवार को अपना ही परिवार मानते हो, और साथ में रहने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो बच्चों, हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बानी बेटा, तुम्हारे घर वालों का क्या कहना है? हाँ आंटी, हाँ ही है। माँ और पापा आपको मिलने आने ही वाले हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब देखकर अनुष्का अब घबरा जाती है, और फिर बाद में वो चंदन और मिथिला के पास आकर कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हो?
अरे देवर जी और बानी तो दूर ही रहे, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप दोनों ही शादी के लिए उछल रहे थे। अभी तक तो देवर जी कमाते भी नहीं हैं, और ऐसे में आप उनकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जिंदा है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बहू, हम घर के बड़े हैं और हम जो भी करेंगे सही ही करेंगे, और तुझे हमें कोई सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनुष्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो बानी एक नंबर की चालाक और साहसी लड़की है, और उसके आने से मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पानी को अपनी देवरानी बनने ही नहीं दूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।